हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिमांड चैप्टर के बाद ही ये टॉपिक आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ थ्योरीज पार्ट कंप्लीट कराकर, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कराकर इस पर लाया गया है। और चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है मांग की लोच। ठीक है, बहुत ही आसान है। मांग की लोच का दूसरा जो नाम है उसको हम कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के, है ना। लेकिन उसके साथ ही मैं बता देता हूं इस चैप्टर का जो नाम है, आपके पेपर में मांग की लोच आए या मांग की कीमत लोच आए, आपको यही सेम डेफिनेशन और आंसर और एक्सप्लेनेशन देना है। अच्छा, यहां पर बता देता हूं मैं, प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय या दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं सर? ईडी। ये देखिए, ई कैपिटल है, डी उसके साथ छोटा है, स्मॉल। ठीक है ना, ऐसे भी दिखाया कई राइटर्स ने, और कई राइटर्स ने इसको ऐसे भी दिखाया है, ईडी। तो कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच। समझिए, देखिए प्रीवियस चैप्टर की कहानी समझिए। अगर आप टॉपिक समझ गए, आप जहां भी वीडियोस लिंक करते हैं, कहीं पर वीडियो चेक करते हैं, या फिर आप कहीं स्टडी कर रहे होते हैं, तो सिंपली आपको चैप्टर की डेफिनेशन और इसमें कैसे कैलकुलेट होता है वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर का बेस समझ लीजिए, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर में हमने, मतलब कि डिमांड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इन प्रीवियस चैप्टर बोले तो डिमांड चैप्टर। अगर मैं डिमांड चैप्टर, मांग वाला जो चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। अगर डिमांड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दोस्तों इसको पढ़ने से पहले डिमांड चैप्टर पढ़ लेना पूरा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिमांड चैप्टर पहले कंप्लीट करना है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियोस पे आना है। ठीक है, तो देखो यहां पर डिमांड चैप्टर में आपने सिंपली एक चीज पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था सर? मांग का नियम क्या कहता था कि जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है, पी प्राइस बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो उस वस्तु की जो मांग होती है जनरली डाउन हो जाती है। और जब प्राइस डिक्रीज होती है, डाउन होती है, तो सर जो डिमांड है वो राइज होती है ना। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है ना। जस्ट अपोजिट रिलेशन था। ये किसमें पढ़ा था आपने? डिमांड वाले चैप्टर में, मांग वाले चैप्टर में। और देखिए इस करंट चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, तो मैंने कहा कि टॉपिक जो है, सबसे पहले आपको डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ये चैप्टर आता है। तो इस चैप्टर में ऐसा क्या पढ़ना है? देखिए, प्रीवियस चैप्टर में आपने जो पढ़ा, प्राइस राइज तो डिमांड फॉल, बट हाउ मच, कितना, है ना। प्राइस डाउन, डिमांड राइजेस, बट हाउ मच। ये है वर्क इस चैप्टर का। ये चैप्टर में आपको पढ़ना है कि अगर प्राइस बढ़ने से, कीमत के बढ़ने से डिमांड डाउन होगी तो कितनी होगी, ये यहां पर पढ़ना है हमें। पिछले चैप्टर में सिर्फ आपने नियम पढ़ा, नियम के हिसाब से थ्योरीज पढ़ी थी आपने। यहां पर आपको ये कैलकुलेट भी करना है। आपको ये जानना होगा कि प्राइस के बढ़ने पर अगर डिमांड डाउन हो रही है तो कितनी डाउन होगी, उसका कैलकुलेशन यहां पर आपको सीखना है। ठीक है, उसकी जो गणना है, किसकी गणना सर? कि कीमत में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो आपको यहां पर सीखना है। तो बस इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको अब डेफिनेशन दे रहा हूं, जो आपको कभी नहीं आप भूलेंगे, डेफिनेशन भी हमेशा आपको समझ आएगा। तो देखिए, डेफिनेशन इसकी जो बनेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा
में होने वाले परिवर्तन के माप को क्या कहते हैं सर? हम मांग की कीमत लोच। सिंपल है बिल्कुल। मैंने कहा कि मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सही है, एक कमोडिटी की खुद की प्राइस चेंज होने से उसकी मांग की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसका मेजरमेंट, उसका माप, उसका कैलकुलेशन क्या कहलाता है सर? उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कहलाती है। सही है, इसीलिए कीमत भी आया इसमें। कीमत लोच का मतलब है कीमत की वजह से, कीमत का आना जरूरी है यहां पर, और हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। सही है, तो ये रहेगी आपकी डेफिनेशन जहां पर ये आपको मैंने बताया है। अब हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और क्या क्या इसमें हमें जानना है और पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें मांग की लोच निकालने की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईडी। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच ज्ञात करने की विधियां। देखो हमारे पास जो विधि है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास प्रतिशत विधि, यानी कि परसेंटेज मेथड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारे पास कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है सर हमारे पास ज्यामितिक विधि, ज्यामितिक विधि, या कई बार इसी को बिंदु विधि भी कहा जाता है। बिंदु विधि, बिंदु विधि। देखिए, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और पॉइंट मेथड, ये सारी चीजें ये हमारे पास मेथड्स रहेंगे जो 12th क्लास और 11th क्लास में आपको जो भी सिलेबस है आपका अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और नॉन सीबीएसई ये पढ़ाया जाता है आपको। आपके कोर्स में यहाँ पर जो है वो परसेंटेज मेथड है सीबीएसई में, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और जो ज्योमेट्रिकल मेथड है ये एग्जेम्प्टेड है फिलहाल। तो परसेंटेज मेथड तो आपको कंपलसरी करना ही है। जो नॉन सीबीएसई है उनके कोर्सेज में कई बार ये शामिल हो जाते हैं, और जो अदर बीकॉम लेवल है, बीए लेवल है, और जो ग्रेजुएशन के जो भी लेवल हैं उन पे सब में ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो 8-9 मेथड्स होते हैं, यानी कि 9-10 विधियां हैं लगभग, लेकिन उनमें से ये विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो प्रतिशत विधि पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ सीखिए मांग की लोच की कोटियां, मांग की लोच की कोटियां कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं। सही है, मांग की लोच की कोटियां। तो मांग की लोच की जो कोटियां है या प्रकार है, इसका मतलब होता है कि जो हम ईडी कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितने से कितने के बिटवीन लाई करेगी, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आ सकती है ईडी की, तो वो कहलाती हैं हमारी कोटियाँ। तो इसको आप टाइप्स कह सकते हो या वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हो। ठीक है, ये सारी वर्डिंग्स यूज होती हैं आपके मांग की लोच की कोटियाँ या प्रकार को समझाने के लिए। ठीक है जी, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। नंबर 1 है ईडी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ईडी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो सकती है सर, ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 4th ईडी इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो सकता है। टोटली आप जब देखेंगे सारी वैल्यूज़ को तो इनको कोई याद करना या फिर ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज लिख दी, यानी कि ईडी की जो वैल्यू है वो सर 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। तो सर याद रखने वाली बात ये है कि वैल्यू ऑफ ईडी नेवर बी नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने यहाँ शॉर्ट में, ईडी नेवर बी नेगेटिव, यानी कि ईडी की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि किसी वस्तु की मांग कभी अगर ऋणात्मक नहीं हो सकती, खुद से बताओ, ये मार्कर है
अगर इसकी कीमत 1 लाख रुपए हो जाए, यानी कि 1 लाख रुपए का एक मार्कर मिलना शुरू हो जाए, क्या इसकी मांग डिमांड नेगेटिव हो जाएगी? नहीं सर, जीरो हो सकती है। एक बार को किसी वस्तु की डिमांड जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दैट ईडी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी जो कैलकुलेशन है, चेंज है, वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ईडी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, यहां लिखा जाता है, इसको कई बार पूछा जाता है, तो इसे कहा जाता है इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। यहां पर एक कोई यूनिट कहा गया है ना, यहां पर लिखेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग, है ना। ईडी इक्वल्स टू 1, इकाई के बराबर लोचदार मांग इक्वल्स टू यूनिटरी इलास्टिक। यहां क्या लिखेंगे सर? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार मांग, यानी कि ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा। तो ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, कम कब होगी, ये सारी बातें हम सीखेंगे एक एक करके, वो भी सीखना ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपको हमेशा से क्लियर हो जाएगा कि कौन से वस्तु की इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, किसकी 1 से ज्यादा होगी, किसकी कब 1 के बराबर होगी, वो सारा का सारा क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा आपको। फिलहाल ये समझते जाइए कि इसे क्या कहते हैं, हम क्या पढ़ते हैं इसे, हम इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, यानी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इसको कहते हैं हम पूर्ण बेलोचदार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, पूर्ण बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग कहां होगा? जहां पर ईडी की वैल्यू 0 होगी। ईडी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या कह देना जी? परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। अब बताएंगे इन इलास्टिक क्या है, सब कुछ बताएंगे, आप निश्चिंत रहे, एक एक टॉपिक आपका जो है अच्छे से करवाया जाएगा। तो यहां पर इसको क्या कहेंगे सर? इसका नाम है पूर्ण लोचदार मांग। जब भी ईडी की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो उसका नाम देंगे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, पूर्ण लोचदार मांग। तो ये कुछ कोटियां हैं, प्रकार हैं, वैल्यूज हैं, जो ईडी की वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, कैसे आएंगी, वो हम सब आगे पढ़ाएंगे। और आपको प्रतिशत विधि पर पहले लेकर चलेंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स होने शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में 100% आता है, और जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। बस 2-3 न्यूमेरिकल आप करेंगे और आपकी सारी समस्याएं यहां समाप्त हो जाएंगी।